हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आज हम बेसिक टर्म्स के ऊपर वीडियो नंबर 5 में आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आशा कर रहा हूं कि बच्चों आपने जो पुरानी वीडियोस हैं वो अच्छे से आपने पढ़ ली होंगी। तो आज हम बेसिक टर्म्स में आज एक नई चीज़ सीखेंगे जिसको बोलते हैं बच्चों सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों? देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने आपके पैसे देने हैं और मैं आपके पैसे देने के लिए कैपेबल हूँ, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि मैं सॉल्वेंट हूँ। यानी कि अगर कोई बिज़नेस दूसरे बिज़नेस का पैसा देने के लिए कैपेबल है तो उस बिज़नेस को बोला जाता है बेटा सॉल्वेंट। क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट। तो अगर मैं सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिखूं तो आपकी डेफिनेशन मिलेगी बेटा, सॉल्वेंट मतलब अ पर्सन, एक आदमी या बिजनेस एंटिटी, अ पर्सन और बिजनेस एंटिटी who in a position to pay its debts in full, सारे पैसे देने के लिए कैपेबल है, in full is called solvent। यानी कि जो आदमी या कंपनी जो पैसे देने के लिए बेटा इस पोजीशन में है कि वो उसका भुगतान कर पाए, तो हम उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। अब चलिए मैं आपको दूसरी डेफिनेशन करा रहा हूँ जिसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। बेटा सॉल्वेंट का अपोजिट हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब हुआ जो पर्सन या बिजनेस एंटिटी जो उसने पैसा देना इज़ नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। यानी कि वो आदमी या वो बिजनेस जो पैसे देने के लिए कैपेबल ना हो, इस पोजीशन में ना हो कि वो दूसरे का पैसा दे पाए, तो उसे हम अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन है बच्चों, इफ़ अ पर्सन और बिजनेस एंटिटी if a person or business entity is not in a position to pay its debts in full, then he या it said to be insolvent। जो पर्सन या कंपनी या बिजनेस एंटिटी दूसरे के पैसे देने के पूरे पैसे देने के लिए इस पोजीशन में ना हो कि वो ना दे पाए, तो उसे हम अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं बच्चों इंसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो होता है जो पैसा दे सकता है, वो इस पोजीशन में है कि पैसा दे दे, और इंसॉल्वेंट वो होता है जो अपनी लायबिलिटी को देने के काबिल ना हो, इज़ नॉट पोजीशन एबल टू पे, इज़ नॉट अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, इट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अब चलिए, अब बच्चों मैं आपको एक दूसरी डेफिनेशन करा रहा हूँ, उसका नाम है बच्चों लाइव स्टॉक। आपको मैं स्टॉक की डेफिनेशन बच्चों आपको पहले बता चुका था। अब लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है जो माल मेरे पास है। अब सर ये लाइव स्टॉक क्या है? लाइव का मतलब हिंदी में होता है बेटा जिंदा, और स्टॉक का मतलब होता है माल। ये जिंदा माल क्या चीज़ होती है सर? बेटा ऐसा होता है, आप ये बताओ, आप को जो इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध जो बेचती है वो अमूल बेचती है। अमूल भैंस का दूध भी बेचती है और गाय का दूध भी बेचती है। तो जो मिल्क
मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, मिल्क जो बनाती हैं, मिल्क प्रोड्यूस जो करती हैं, वो तो गाय करती है या आपकी भैंस करती है। पर ये जो पशुपालन होता है या जैसे कोई फिशिंग का बिजनेस करता है, तो ये बिज़नेस जो है बेटा वो क्या कहलाएगा, वो आपका लाइव स्टॉक कहलाएगा। लाइव स्टॉक में आते हैं बेटा जानवर जैसे कि घोड़ा गाड़ी, ऊंट, हॉर्स, ये आपके क्या कहलाते हैं। अब आपने देखा रेस कोर्स के अंदर घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों पे लोग पैसा लगाते हैं, तो वो क्या है, लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक का मतलब हुआ बेटा एनिमल्स लाइक हॉर्स, ऑक्स, कैमल etc. are used in transporting goods from one place to another by attaching them in cart। जो रेडी पे माल बेटा आपने देखा घोड़ा गाड़ी चलती थी, बैल गाड़ी चलती थी, ये क्या चीज़ होती थी, हमारी लाइव स्टॉक होते थे, ये लिविंग एनिमल्स होते थे, तो इन्हें लाइव स्टॉक कहा जाता है। और ये हमारे फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं, जैसे कि जिनका काम मुर्गी पालन का है, उनके लिए मुर्गियां जो अंडे देती हैं वो उनका लाइव स्टॉक है बच्चों। जो रेस कोर्स में घोड़े दौड़ते हैं, तो जो घोड़े हैं या हॉर्स जो हैं वो आपका उस कंपनी का कहलाएगा बेटा लाइव स्टॉक। आई थिंक बच्चों आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ आई होंगी, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट और लाइव स्टॉक। अब चलिए मैं आपको अगली डेफिनेशन पे लेके जा रहा हूँ। आपकी जो अगली डेफिनेशन है वो है एंटिटी। कौन सी मैं लिखवाने जा रहा हूँ, एंटिटी। आप चलिए मेरे साथ, अब मैं अगली आपको बेसिक टर्म्स लिखवाने जा रहा हूँ। एंटिटी क्या लिखवा रहा हूँ ये देखिए आप, मैं आपको लिखवा रहा हूँ बेटा एंटिटी। अब एंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, एंटिटी एक अकाउंटिंग लैंग्वेज है जो इकोनॉमिक यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मारुति कंपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में एंटिटी कहा जाता है, टाटा कंपनी, टीसीएस, इन्फोसिस, ये क्या कहलाती हैं बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में, एंटिटी कहलाती हैं। यानी कि बिजनेस, रिलायंस, ये क्या कहलाती है, एक एंटिटी कहलाती है। तो एंटिटी का मतलब हुआ बच्चों एन एंटिटी in accounting language refer to an economic unit, underline the word economic unit, engaged in performing economic activity like Maruti, like Reliance, मारुति, टीसीएस एटसेट्रा। यानी कि एंटिटी का मतलब हुआ बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो हमारा बिजनेस होता है वो एंटिटी होती है। एंटिटी जो एक इकोनॉमिक यूनिट होती है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एंगेज होती है, तो अकाउंटिंग में इसे एंटिटी बोला जाता है। अब मैं आपको दूसरी एक और डेफिनेशन करा रहा हूँ। उस डेफिनेशन का नाम है बच्चों प्रोप्राइटर। क्या नाम है, इसको मैं करा रहा हूँ प्रोप्राइटर। बेटा सिंपल भाषा में
जो मालिक बिजनेस का मालिक होता है उसे हम ऑनर कहते हैं, बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इसे प्रोप्राइटर कहते हैं। तो प्रोप्राइटर कौन हुआ? प्रोप्राइटर is a person proprietor is a person who makes investment in the business। जो पर्सन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके रिस्क को भी बियर करता है उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। तो प्रोप्राइटर इज़ ए पर्सन हु मेक इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड मैनेज इट, उसे चलाता है, एंड इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल risk connected with the business। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और बिजनेस को मैनेज करता है और उसके रिस्क को बियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। तो अभी देखिए हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी बच्चों। पहली पढ़ी सॉल्वेंट का मतलब हुआ वो पर्सन जो अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए कैपेबल है, डेट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। व्हेन अ पर्सन इज एबल टू मीट इट्स लायबिलिटी इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू मीट इट्स लायबिलिटी इट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंट। उसके बाद हमने एंटिटी पढ़ी। एंटिटी अकाउंटिंग लैंग्वेज में वो इकोनॉमिक यूनिट होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, जैसे कि मारुति, टिस्को, रिलायंस, TCS एक्सेट्रा। और प्रोप्राइटर वो होता है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे मैनेज करता है और उसके लिए रिस्क उठाता है। इस डेफिनेशन के बाद बच्चों हम अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। जो आपकी अगली डेफिनेशन है, आप ये चलिए, आपको जो अगली डेफिनेशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो है बच्चों डिस्काउंट। मैं आपको जो अगली डेफिनेशन कराने जा रहा हूँ उसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट से बच्चों आप भली भांति परिचित हैं, आपको नॉलेज है। सर अगर मेरे को कोई चीज़ 10 रुपये में दुकानदार दे रहा है, अगर उस 10 रुपये में वो मुझे 9 रुपये की चीज़ दे देता है तो वो 1 रुपये का मुझे वो डिस्काउंट दे रहा है। तो बेटा डिस्काउंट का मतलब हुआ रिडक्शन इन द सेल प्राइस। तो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट का मतलब हुआ एनी टाइप ऑफ रिडक्शन। क्या बात हुई बेटा? किसी भी टाइप का एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस। अगर वो कीमत में किसी भी तरह का रिडक्शन करता है ऑफ द गुड्स बाय द बिजनेस एंटिटी टू इट्स, किसको देता है? कस्टमर्स को देता है, इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो बेटा कोई भी रिडक्शन सेल प्राइस में, कोई भी रिडक्शन बिजनेसमैन अगर गुड्स के लिए देता है अपने कस्टमर को तो हम उसे बोलते हैं बच्चों डिस्काउंट। और हमारे अकाउंट के अंदर डिस्काउंट जो होता है बच्चों वो 2 तरह से होता है। हमारी बुक्स के अंदर जो डिस्काउंट आएगा बच्चों वो 2 तरह का आएगा अकाउंट्स के अंदर। आप चलिए मेरे साथ देखिए, आपको जो डिस्काउंट मिलेगा बच्चों वो 2 तरह का होता है। 2 तरह का डिस्काउंट होता है बच्चों। पहले टाइप के डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट और दूसरे को बोलते हैं बेटा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब आप कहोगे सर ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है? मैं आपको समझाता हूँ बेटा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि मान लो मैं स्टेशनरी की दुकान पर जाता हूँ और मैं कहता हूँ
भैया मुझे एक स्पाइरल कॉपी चाहिए 100 पेज की, तो कितने की है? वो कहता है अगर आप 100 पेज की आप स्पाइरल कॉपी लेते हैं तो मैं आपको 80 रुपीज़ का लगा दूंगा। फिर आप कहते हो सर एक कॉपी का प्राइस 80 है और अगर मैं ये 10 कॉपियाँ लेता हूँ तो आप कितने की लगाएंगे? तो कहता है सर अगर आप मुझसे 10 कॉपी लेंगे तो मैं आपको ये 75 रुपीज़ की लगा दूंगा। तो बेटा आपको जो 5 रुपये पर कॉपी डिस्काउंट मिला, आपको जो 5 रुपये पर कॉपी डिस्काउंट मिला, इसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर मैं इसे ये बोलूँ दूसरी भाषा में कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ बेटा? ट्रेड डिस्काउंट तब अलाउ किया जाता है जब बल्क में सेल परचेज हो। जब बल्क में सेल परचेज हो तो ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है बच्चों, वो किस लिए दिया जाता है? फॉर बल्क सेल परचेज में। अब देखिए मैंने उससे 10 कॉपियाँ ली और 750 रुपये में मैंने उसे बिल बना मेरा, और मैं उसे कहता हूँ कि अगर मैं ये 750 रुपये अभी दे दूँ, इंस्टेंट दे दूँ, तो आप मुझे क्या कुछ और डिस्काउंट दे सकते हैं? वो मेरा कहता है, बिजनेसमैन कहता है सप्लायर को, वो कहता है सर अगर आप मुझे इमीडिएट अभी पूरे पैसे दे देते हैं, फुल अमाउंट पे कर दोगे, तो मैं आपको इस पे 1% का डिस्काउंट और दे दूंगा। इसका मतलब बच्चों ये है कि मेरा जो डिस्काउंट, मेरा जो प्राइस 75 × 10 750 रुपये बना, 750 रुपये का 1% 7.5 रुपये बन गया, तो 7.5 रुपये का मुझे डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो जो ये 7.5 रुपये का डिस्काउंट है वो मेरा कैश डिस्काउंट कहलाएगा। इसका मतलब कैश डिस्काउंट कब मिलता है बेटा? फॉर इंस्टेंट पेमेंट। ये किस लिए मिलता है? फॉर इंस्टेंट पेमेंट लिए मिलता है बेटा। हम इसकी पूरी डिटेल में जो प्रैक्टिकल करेंगे वो जर्नल के चैप्टर में करेंगे। फ़िलहाल आप अभी इतना ही समझ लीजिए कि डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर बिजनेसमैन अपने गुड्स को उसके सेल प्राइस से कम प्राइस पे बेचता है तो जो कम प्राइस, जो डिफरेंस है बेटा, उसे डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट गुड्स के लिए अपने कस्टमर को दिया जाता है। और 2 तरह का डिस्काउंट होता है हमारे अकाउंट्स में, इसके बारे में हम डिटेल में बहुत पढ़ेंगे, जर्नल के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बच्चों वो बल्क सेल परचेज़ के लिए दिया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है वो इंस्टेंट पेमेंट के लिए दिया जाता है। तो बच्चों हम आगे सवाल करेंगे। एक बिजनेसमैन दोनों तरह का डिस्काउंट अपने कस्टमर को दे सकता है। पहला वो बल्क में खेल जाएगा, उसके बाद वो पेमेंट में खेल जाएगा। जैसा कि बच्चों आज की डेट में कोरोना बीमारी चल रही है, तो आप लोगों ने सबने सोचा कि भाई क्यों ना बल्क के अंदर राशन रख लिया जाए, बल्क के अंदर मैगी घर में ले आया जाए। तो बेटा आपने सामने अपने ग्रोसरी वाले से बोला कि अगर मैं 1 पैकेट मैगी लूँगा तो कितने की लगेगी, और अगर मैं 10 पैकेट मैगी लूँगा तो कितने की लगेगी। तो बेटा आपने जो 10 मैगी ख़रीदी वो जो डिस्काउंट हुआ वो कहलाएगा बेटा ट्रेड डिस्काउंट। और आप उससे इंस्टेंट पेमेंट के लिए भी आप उसको डिस्काउंट ले सकते हैं कि अगर मैं अभी पेमेंट दे दूँगा तो अब आपको और कितना मुझे डिस्काउंट दे सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको आगे की डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब देखो बेटा हमारा काम पूरा हो चुका है, अब कुछ कमाई की बात भी कर लें। अभी तक तो हमने जो भी काम किया वो खर्चा ही खर्चा किया। अब खर्चे के बाद अब मैं क्या करूँगा बच्चों? अब मैं अगली डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, डेट इज़ इनकम। इनकम का मतलब होता है बेटा आय, जो मुझे आय मिली। इनकम का मतलब होता है आय, और इनकम का आपने 10th के अंदर फार्मूला पढ़ा, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बच्चों ये डेफिनेशन पढ़ी है आपने। अब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस का मतलब हुआ बेटा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ
कि अगर आमदनी 1 रुपया है, अगर रेवेन्यू आपका 1 रुपया है और खर्चा आपने 70 पैसे किया है, तो 30 पैसे का जो आपको फालतू पैसा मिलेगा वो आपकी इनकम कहलाएगी। अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद के उसे 130 रुपये की बेच रहे हैं, तो 30 रुपये बच्चों आपका क्या होगा? सर 30 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा, और इसे मैं इनकम कहता हूं बच्चों कि इनकम इज़ इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकम हुई बच्चों, ये देखिए इनकम की डेफिनेशन आई, इनकम इज़ द अमाउंट, इनकम इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, income is the amount of profit earned during an accounting period। तो इनकम क्या होती है? इनकम इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो एक पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ उसे मैं बेटा इनकम कहता हूँ। और प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? सर प्रॉफिट का फार्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और अब इसके बाद बच्चों मैं आपको एक दूसरी डेफिनेशन बताता हूँ। जब हम बिज़नेस में प्रैक्टिकली इनकम निकालते हैं तो इनकम का फार्मूला एक ये भी होता है, इनकम इज़ इक्वल टू प्रॉफिट प्लस गेन। अब बेटा अकाउंटिंग के अंदर ये जो दो डेफिनेशन है प्रॉफिट एंड गेन, इनमें बड़ा ही डिफरेंस है। तो आज मैं आपको बच्चों प्रॉफिट की डेफिनेशन भी बताता हूँ। प्रॉफिट की डेफिनेशन भी होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, और गेन की डेफिनेशन भी सेम होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सर ये दोनों डेफिनेशन तो आपने बिल्कुल सेम लिख दिया है और आप कह रहे हो कि इसमें डिफरेंस होता है। प्रॉफिट भी तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस है और गेन भी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस है। बेटा बिल्कुल ठीक है, फार्मूला तो यही होता है, पर दोनों की नेचर में फ़र्क होता है। सर क्या कह रहे हैं आप? नेचर? सर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस बोथ आर प्रॉफिट, ये तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। जैसे हम पानी का जल का हमने हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ा, जल मीन्स पानी, नीर, वारी, ये हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा, ये भी तो एक तरह का पर्यायवाची शब्द हुआ। तो बेटा मैं भी कहता हूँ कि बेटा यह पर्यायवाची शब्द है। प्रॉफिट और गेन का जो तात्पर्य है, जो मतलब है वो एक है, पर अकाउंटिंग के अंदर ये जो गेन है ये अलग है और ये प्रॉफिट जो है वो अलग है। तो सर आप ये बताइए कि प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है? तो चलो बच्चों मैं इसको डिस्कस करता हूँ। बेटा हमारा जो बिज़नेस था वो मोबाइल कंपनी का था। तो आप ये देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारा जो बिज़नेस था वो मोबाइल कंपनी का था, और मोबाइल कंपनी में मैंने 1 साल के अंदर, बच्चों ये देखिए, मैंने 1 साल के अंदर मैंने 10 लाख रुपए के मोबाइल बेचे और उन्हें ख़रीदने के लिए मेरा जो टोटल खर्चा लगा वो 8 लाख लगा। इसमें सारे एक्सपेंस थे, परचेज प्राइस, बिजली का बिल, ये वो फलाना ढिमकाना। तो आप ये देखिए बच्चों, आपका ये जो प्रॉफिट हो गया ये क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू 10 लाख माइनस 8 लाख, ये 2 लाख आपका क्या हो गया बच्चों? ये 2 लाख हो गया प्रॉफिट। ये 2 लाख हो गया प्रॉफिट। अब आप ये देखिए, अब आपका हो गया सर गेन का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या बेचा था बेटा? यहाँ मैंने गुड्स सोल्ड किए थे, और गुड्स सोल्ड मेरा क्या था? ये जो मेरी एक्टिविटी थी इसे मैं अकाउंटिंग में बोलता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या इसे मैं और सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं इसे बोलूँगा मेरा मेन बिजनेस ये था, मेन बिजनेस एक्टिविटी थी, जिस चीज़ का मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अब बच्चों क्या हुआ? आप ये देखिए बच्चों, अभी मेरी दुकान मैंने आपको बताया जनकपुरी में थी और मैंने उसके अंदर एसी लगाया हुआ था। अब 4 साल बाद बच्चों वो एसी खराब हो गया,
तो मैंने अपनी दुकान में एक नया एसी लगाना है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं पुराना एसी अपने पास रखूँगा? आजकल तो आपको पता है कंपनियां एक्सचेंज के अंदर पुराना एसी ले जाती हैं और नया एसी दे जाती हैं, या मैं अपनी कार जो मैंने बिज़नेस के लिए ली वो कार मैंने चेंज कर दी और मैंने पुरानी कार बेच दी। तो आप ये देखिए बेटा, ये जो मैंने कार परचेज़ की थी, कार मैंने जो परचेज़ की थी वो 5 लाख रुपए की थी, पर 3 साल बाद जब मैंने कार बेची तो मैंने बच्चों, या मैं कार की जगह से करता हूँ कि मैंने एक बिल्डिंग ली थी, मैंने एक बिल्डिंग 5 लाख की ली थी और मैंने उसे 5 साल बाद, 4 साल बाद मैंने इसे 7,75,000 की बेच दी। तो आप ये देखिए बच्चों, इसके अंदर भी जो आपका प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू हुई 7,75,000 और आपने खर्च किए थे 5 लाख रुपए, तो सर ये जो 2,75,000 आया ये भी आपका प्रॉफिट आया। पर बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इसे प्रॉफिट नहीं कहते हैं, हम इसे कहते हैं बच्चों गेन। इसे हम क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। तो इसका मतलब, गेन का मतलब, और ये जो मेरी एक्टिविटी है ये बेटा मेरी बिज़नेस की एक्टिविटी नहीं है, ये मेरी बिज़नेस की एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बिज़नेस की एक्टिविटी जो है वो तो मेरा मोबाइल ख़रीदने बेचने की है, पर यहाँ पर जो मैंने ये एक्टिविटी करी वो बिज़नेस की एक्टिविटी नहीं है। तो मैं इस एक्टिविटी को नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बोल सकता हूँ या इर्रेगुलर एक्टिविटी भी बोल सकता हूँ। जिस चीज़ का मैं बिज़नेस कर रहा हूँ वो मेरी रेगुलर एक्टिविटी होगी, और जिस चीज़ का मैं बिज़नेस नहीं करता हूँ वो मेरी इर्रेगुलर एक्टिविटी होगी, और इसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम कहूँगा। क्या कहूँगा? नॉन ऑपरेटिंग आइटम कहूँगा। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो रही होगी कि सर जब आपने फ़िक्स एसेट्स की डेफिनेशन बताई थी, जब आपने फ़िक्स एसेट्स की डेफिनेशन बताई थी तो वहाँ आपने मुझे एक शब्द लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था कि फ़िक्स एसेट्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। फ़िक्स एसेट्स इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। आपने तो इसे बेच दिया। बेटा ये रीसेल नहीं है, इसको मैं, बेटा ये मेरा गुड्स नहीं है। ये कोई चीज़ अगर मेरी फ़िक्स एसेट ख़राब हो जाएगी तो बच्चों मैं उसे या तो कबाड़ी में बेचूंगा या उसको एक्सचेंज में दूंगा। तो आप ये देखिए बेटा, जो मेरी बिज़नेस की एक्टिविटी नहीं है, अगर उससे मुझे कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे मैं बोलता हूँ गेन। तो अगर मैं गेन की डेफिनेशन आपको लिखवाऊँ, और अगर मैं आपको गेन की डेफिनेशन लिखवाऊँ तो गेन की डेफिनेशन हुई, gain are profits, gains are profits that arise from those transaction which are incidental टू बिजनेस। यानी कि जो बिजनेस से परे हटके जो मेरी एक्टिविटी होती है उसे मैं इंसिडेंटल टू बिजनेस कहता हूँ, या मैं इसको दूसरी बात में बोलूँ तो ये मेरी कौन सी होती है बेटा? इर्रेगुलर एक्टिविटी होती है। ये मेरी कौन सी एक्टिविटी होती है? नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी मैं कह सकता हूँ इसको, नॉन बिजनेस एक्टिविटी। क्योंकि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेचता हूँ, जिस मेरा काम अगर प्रॉपर्टी का नहीं है, तो ये मेरी नॉन बिजनेस एक्टिविटी होगी। अगर कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी, कोई चीज़ मैं बेच देता हूँ और उस पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो मेरा गेन कहलाता है बच्चों, वो मेरा गेन कहलाएगा। और लॉस का मतलब तो आपको पता ही है बेटा, लॉस का मतलब होता है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो अगर मैं आपको लॉस की डेफिनेशन लिखवाऊं तो लॉस क्या हुआ बेटा? अगर आपकी आमदनी 1 रुपया है और आप 1.5 रुपया खर्च कर देते हैं तो आपको 50 पैसे का नुकसान होगा, और डेट इज़ कॉल्ड लॉस। तो लॉस की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? लॉस की डेफिनेशन आपकी बनी, लॉस इज इक्वल टू, लॉस excess of expenses over revenue
ओवर रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस entity for an accounting period is termed as loss। यानी कि अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में बच्चों, अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में मेरा खर्चा रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, अंडरलाइन द वर्ड अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर अगर मेरा खर्चा रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है तो मैं इसे कहता हूँ लॉस। तो लॉस का मतलब क्या हुआ? मैं सिंपल अगर मैं भाषा में बोलूँ कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो इसका मतलब एक्सपेंस इज ओवर एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस एंटिटी फॉर ए अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज लॉस। तो देखिए बच्चों, आज हमारी इस वीडियो में आपका बेसिक टर्म्स के ऊपर आपका 5वां लेक्चर था और आई थिंक बच्चों मैंने आपको इस बेसिक टर्म का चैप्टर आपको ख़त्म करा दिया है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मैंने वीडियो में आपको लिखवाया है कृपा करके आप इसे अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ये चैप्टर याद करने में कोई परेशानी ना हो। तो अगली क्लास में बच्चों मैं आपका नया चैप्टर शुरू करूँगा जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और कुछ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा। बच्चों आपने ये वीडियो देख ली होगी और पांचों वीडियो भी आप डे बाय डे ऑल्टरनेट डे पे पुराना वीडियो देखते रहना ताकि आपको पुराना भी रिकॉल होता रहे, क्योंकि जिस तरह से बेटा कोरोना वायरस चल रहा है मुझे नहीं लगता जून से पहले आपके स्कूल ख़त्म होंगे। बट हम धीरे धीरे करके आपको मैं अकाउंट्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है स्लो इन स्टडी विन द रेस। जो भगवान करता है कभी कभी कुछ अच्छे के लिए करता है, क्या पता इस बीमारी में भी कुछ ना कुछ भलाई हो कि लोगों को जो इतनी ज़्यादा हाय मच गई थी, सब लोग अब अपने घरों में बैठ गए हैं, सब चुप करके बैठ गए हैं, क्योंकि इकोनॉमी का भी बहुत नुकसान होगा। पर चलिए क्या कर सकते हैं बेटा, आप धीरे धीरे करके अपने इन चैप्टरों को पढ़ते रहिए और चलते रहिए। थैंक यू बेटा।